इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ओपन सरफेस देखे थे। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब पहले भी बताया, क्लोज सरफेस का मतलब फुटबॉल जैसे हो गया, क्लोज क्यूब हो गया, तो ये क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस से फ्लक्स को थोड़ा समझते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कोई भी किसी भी शेप का एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर रहा हूं। किसी शेप का ये क्लोज्ड सरफेस है, इससे कुछ फील्ड लाइंस ये इंटर कर रहा है ऐसे, और ये फील्ड लाइन दूसरे साइड से लेटर से ऐसे बाहर आ रहा है। ये फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस लिया, क्लोज्ड सरफेस लिया, और ये एक्सटर्नल फील्ड लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है इसको, ठीक है। ये आर्बिट्री शेप का एक क्लोज सरफेस लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो यहां पे क्या टेंजेंट बनेगा बच्चों, तो ये यहां पे क्या टेंजेंट बनेगा बच्चों, ये यहां पे क्या टेंजेंट बनेगा बच्चों, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इधर यहां टेंजेंट ऐसे बन गया, यहां पे टेंजेंट ऐसे बन गया, और यहां पे टेंजेंट ऐसे बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो हम लोगों ने इस क्लोज सरफेस में जहां से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है और जिस साइड से फील्ड लाइन बाहर आ रहा है, इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता दिया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोगों ने बता दिया, तो हम लोग रिमाइंड करते हैं कि एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के केस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। जैसे अगर एक क्यूब है, क्यूब के एग्जांपल से थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर ये क्लोज्ड क्यूब है तो देखिए ये ऊपर वाला जो सरफेस है इस पे आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब ये हुआ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इस सरफेस पे एरिया वेक्टर का मतलब ये हुआ, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर का मतलब ये हुआ, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर का मतलब ये हुआ। जैसे अगर कोई ऐसे टाइप से सरफेस है तो देखिए स्फीयर है, इस पे अगर नॉर्मल, तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है वो नॉर्मल है, मतलब ये यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पे ये नॉर्मल है। अब आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये हुआ आउटवर्ड नॉर्मल और ये हुआ इनवर्ड नॉर्मल। ये क्या हुआ, इनवर्ड, और ये क्या हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल, और ये हुआ इनवर्ड नॉर्मल। ये क्या हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल, और ये हुआ इनवर्ड नॉर्मल। तो आपको कौन सा लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो देखिए अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे इंस्टेंटेनियस जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में ऐसे कुछ एरिया वेक्टर बनेगा। यहां देखेंगे तो यहां पे इसके परपेंडिकुलर में इधर बनेगा एरिया वेक्टर, इधर बनेगा एरिया वेक्टर। कैसे, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस जो सरफेस बन रहा है उस पर 90, अगर यहां देखेंगे तो इस पे इंस्टेंटेनियस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये हो गया एरिया वेक्टर। यहां देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया एरिया वेक्टर। यहां पे देखेंगे तो यहां मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसे आएगा एरिया वेक्टर, और इधर देखेंगे तो ये आएगा एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर कैसे लेना है, तो जो इंस्टेंटेनियस सरफेस बना उसके परपेंडिकुलर। जैसे अगर यहां बात करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर इधर बन रहा है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाता है एरिया वेक्टर। जो भी इंस्टेंटेनियस सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर में आपको लेना है एरिया वेक्टर को। तो अब हम लोगों ने जिस साइड से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, जिस साइड से फील्ड लाइन बाहर आ रहा है उस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर दिया तो हम लोग को चेक करना है, देखना है कि इसमें जो लेफ्ट साइड जिधर से एंट्री हो रहा है उस साइड, आप ध्यान दीजिए, हर जगह ध्यान दीजिए, एंट्री साइड में ध्यान दीजिए। 3 जगह है, 3 जगह मैंने मार्क किया, तीनों जगह पे मैंने ऑल 3 पॉइंट्स आई हैव मार्क हियर, हियर एंड हियर। You can clearly see that the angle between electric field and area vector is obtuse. Obtuse means angle between 90 to 180। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 180 है, यहां भी ग्रेटर देन 180 है, और यहां तो लगभग 180 है।
मतलब जिस साइड से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है उस साइड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो इन तीनों साइड पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट ऑब्ट्यूज एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज एट ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर आप एग्जिट की साइड देखिएगा तो एग्जिट की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 0 to 90, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में जिस साइड से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है, जिस साइड से फील्ड लाइन बाहर आ रहा है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखिए लेस देन 90 है, मतलब एक्यूट है। यहाँ ऑलमोस्ट 0 है, यहाँ भी लेस देन 90 है। तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि फील्ड लाइन जिस साइड से इंटर करता है उस साइड में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्ट्यूज पे होता है। फील्ड लाइन जिस साइड से बाहर आता है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा एक्यूट एंगल पे होता है। अब अगर एंट्री करने वाला फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ ऑब्ट्यूज एंगल पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये इंट्री फ्लक्स है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये इंट्री फ्लक्स है तो इंट्री फ्लक्स क्या हो गया, इंट्री फ्लक्स क्या हो गया, निगेटिव। इंट्री फ्लक्स जो है वो निगेटिव हो गया। इंट्री फ्लक्स विल बी निगेटिव। निगेटिव हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 180, मतलब 90 से 180 के बीच में है। और cos थीटा क्या होता है, 0 से 90 में पॉजिटिव और 90 से 180 में नेगेटिव होता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से अगर इधर बात करें तो इधर वाले केस में क्या होगा, एक्यूट एंगल है तो हम लोग कहेंगे कि एग्जिटिंग फ्लक्स जो है, एग्जिटिंग फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल है, cos थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोज सरफेस में जिस साइड से फील्ड लाइन इंटर करता है वो नेगेटिव होता है, जिस साइड से फील्ड लाइन बाहर आता है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर हम लोग इसमें टोटल फ्लक्स लिखने की बात करें तो टोटल फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई टोटल फ्लक्स ड्यू टू एग्जिट प्लस फ्लक्स ड्यू टू एंट्री। एंट्री मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा वो एंट्री और एग्जिट को मिलाकर होगा, जिसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर आप इस एलिमेंट के लिए ई डॉट डी ए लिखे और पूरे क्लोज सरफेस के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक जगह के लिए लिखे और क्या किए, पूरे सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिए। एक जगह के लिए लिखे और पूरे सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेट कर दिए तो इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इसको रीड क्या करना है, इसको रीड करना है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इसको रीड करना है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहां क्लोज का मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो फॉर क्लोज्ड सरफेस। समझ में आया? तो क्लोज सरफेस का जब भी हम लोग टोटल फ्लक्स मैथमेटिकली ई डॉट डी ए से कैलकुलेट करेंगे तो इसको रीड करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स को फाई एंट्री प्लस फाई एग्जिट ऐड करके लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसको क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया था एंट्री फ्लक्स विल बी निगेटिव, ये कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन हो गया मतलब जब भी कोई क्लोज सरफेस होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर इंटर करेगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई एंट्री विल बी पॉजिटिव। और इसके लिए अगर हम लोग कोई क्लोज सरफेस ऐसे लिए, इससे फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, सॉरी यहां निगेटिव होगा ना, लोग निगेटिव कहते हैं एंट्री, और ये बाहर आ रहा है तो फाई एग्जिट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रहे कभी भी अगर एंट्री फ्लक्स बोला तो एंट्री फ्लक्स हमेशा निगेटिव होगा, एग्जिट फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन बना के रखना है आपको कि एंट्री फ्लक्स निगेटिव, एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव। अब हम लोग अगर इतना क्लियर कर लिए
कि एंट्री फ्लक्स पॉजिटिव, एंट्री फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव होगा और टोटल फ्लक्स एंट्री प्लस एग्जिट मिलाकर होगा। तो इसमें हम लोग कुछ केस को समझेंगे। कुछ केस को समझने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसमें एक केस ले लें, एक केस ले लें, तो उस केस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, उसको देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 हम लोग लेते हैं कि भाई फाई जो एग्जिट है या फाई एंट्री है वो ज्यादा है फाई एग्जिट से, तो क्या होगा। फाई एंट्री अगर फाई एग्जिट से ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो फाई एंट्री अगर फाई एग्जिट से ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे। तो केस 1 फाई एंट्री ग्रेटर देन फाई एंट्री ग्रेटर देन फाई एग्जिट, फाई एग्जिट से ज्यादा है, फाई एंट्री जो है वो फाई एग्जिट से ज्यादा है। अगर फाई एंट्री फाई एग्जिट से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई टोटल होगा, दिस इंप्लाइज फाई टोटल, व्हाट, टोटल विल बी निगेटिव। फाई टोटल विल बी निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि एंट्री ज्यादा है एग्जिट से, तो निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव वाला पार्ट कम है, तो नेट फ्लक्स क्या होगी, निगेटिव। और नेट फ्लक्स निगेटिव आने का मतलब हुआ कि जो क्लोज्ड सरफेस है दैट दिस मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निगेटिव आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो क्लोज सरफेस जो है वो अपने अंदर में नेट निगेटिव चार्ज इनक्लोज करके रखा है। दैट मीन्स दैट closed surface must have enclosed a negative charge, enclosed a negative charge. That closed surface must have enclosed a negative charge. मतलब अगर टोटल फ्लक्स निगेटिव आ गया तो क्लोज सरफेस के अंदर में डेफिनेटली निगेटिव चार्ज होगा। अब ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है समझने में कि आखिर कैसे है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तुम लोगों को कि ये कैसे है। एक सरफेस ले लिया, इसमें ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड। ऐसे अगर आप यहां पर इसके अंदर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इमेजिन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड टर्मिनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होता है। ये फंडा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज में अगर फील्ड टर्मिनेट होता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड से जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है, और जैसे नेगेटिव चार्ज का फील्ड और भी ड्रॉ करके थोड़ा और विजुअलाइज होगा, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड है, देखिए एक्सटर्नल फील्ड में डायरेक्शन, देखिए एक्सटर्नल फील्ड में जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज के फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे है। एक्यूट एंगल क्यों बोल रहे हैं ऐसे, तो देखिए आपको ध्यान होगा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, और मिनिमम कब होता है जब उनके बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। तो 0 से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड उनका घटते हुए 180 पे मिनिमम हो जाता है। तो इधर वाले पार्ट में क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड साथ ही साथ जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है वो एक्यूट पे है, तो सारा फील्ड इधर ऐड होगा। ऐड होने का मतलब हुआ कि इस साइड जो है वो फील्ड डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। फील्ड डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर से इंटर करेगा। सेम लॉजिक अगर इस साइड तुम देखोगे तो इस साइड क्या होगा कि फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड एंड जो ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड है, दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 0 से 180 की तरफ पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड घटता है, तो ये तो 90 के बाद ही है सारा एंगल। यहाँ पे 0 से 90 के बीच में था, यहाँ 90 से 180 के बीच में है, तो इधर में नेट क्या हो जाएगा, तो इधर में कहेंगे कि नेट जो है फील्ड डेंसिटी है, फील्ड डेंसिटी will decrease,
ठीक है। तो फील्ड डेंसिटी इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज किया, फील्ड डेंसिटी इधर इंक्रीज कर गया मतलब ज्यादा फील्ड लेंस दिखा, इधर फील्ड डेंसिटी कम हो गया, इसका मतलब कम फील्ड लेंस बाहर आ रहा है। तुम्हारा लॉजिक क्या था, फाई एंट्री ग्रेटर देन फाई एग्जिट, तो एंट्री ज्यादा होगा एग्जिट कम होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इस इनक्लोज सरफेस के अंदर में निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज होना कोई जरूरी नहीं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का इसके अंदर में अगर निगेटिव चार्ज है तो एंट्री फ्लक्स ज्यादा होगा, एग्जिट फ्लक्स कम होगा, एंड हेंस टोटल फ्लक्स विल बी नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में हम लोग कह देते हैं फाई एग्जिट ग्रेटर देन फाई एंट्री। फाई एग्जिट ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि फाई टोटल जो है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एग्जिट वाला फ्लक्स ज्यादा है, ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, घुस कम रहा है, इंटर कम कर रहा है, बाहर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है, और टोटल फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो ये इनक्लोज्ड मतलब क्लोज्ड सरफेस है, दिस इंप्लाइज क्लोज्ड सरफेस मस्ट हैव enclosed any distribution of positive charge। मतलब अगर टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है तो ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर में डेफिनेटली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव चार्ज ही होगा। उसको भी इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लूं मैं कोई भी ये क्लोज सरफेस है और इसमें कुछ बाहर का फील्ड लाइंस में ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है और दूसरे साइड से कुछ फील्ड बाहर आ रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब इसके अंदर मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है। पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ओरिजिनेट होगा तो इस बार देखिए एग्जिट के साइड में एक्सटर्नल फील्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐड हो रहा है, मतलब एक्यूट एंगल पे है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड हर जगह इधर क्या है, एक्यूट एंगल पे है, तो नेट फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा इधर। मतलब आप कहेंगे इस केस में कि इस साइड में फील्ड डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, फील्ड डेंसिटी विल इंक्रीज। फील्ड डेंसिटी अगर इंक्रीज कर गया बाबू तो क्या हो गया, इसका मतलब कि इधर से निकलने वाला फील्ड ज्यादा दिखने लगेगा। इधर साइड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल पे देखिए चार्ज का फील्ड इधर और एक्सटर्नल फील्ड इधर, एरो अपोजिट में है, 90 से एबव एंगल होगा, 90 से एबव एंगल होगा, इसका मतलब यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस साइड तुम बोल सकते हो कि फील्ड डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। फील्ड डेंसिटी डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, फील्ड डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि इधर से कम फील्ड लाइंस घुसेगा और इधर से ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर आएगा। अगर इधर से कम फील्ड लाइंस घुसा और इधर से ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर आया तो एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव हो गया और नेट फ्लक्स पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर टोटल फ्लक्स पॉजिटिव आया किसी क्लोज सरफेस से तो आप कंक्लूड करेंगे कि उस क्लोज सरफेस के अंदर में डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स नेगेटिव आ गया तो उस क्लोज सरफेस के अंदर में डेफिनेटली किसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया केस 1 केस 2। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं केस 3, जिसमें मैं लूंगा कि जो फ्लक्स इंट्री और फ्लक्स एग्जिट है वो दोनों इक्वल है। अगर फ्लक्स एग्जिट और फ्लक्स इंट्री दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो फ्लक्स इंट्री और फ्लक्स एग्जिट जो है वो बराबर है, उसको केस नंबर 3 में देखते हैं। केस नंबर 3 में फाई इंट्री और फाई एग्जिट दोनों बराबर है।
तो 5 एंट्री एंड 5 एग्जिट इक्वल अगर हो गया केस 3, केस नंबर 3 5 एग्जिट इक्वल्स 5 एंट्री। 5 एग्जिट और 5 एंट्री अगर दोनों बराबर है बच्चों, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो 5 टोटल इज 0। 5 टोटल 0 होने का क्या मतलब हुआ? क्लोज्ड सरफेस देयर इज, इसको मैं अच्छे से पूरा लिख दे रहा हूं। 5 टोटल 0 होने का मतलब हुआ देयर इज 0 चार्ज inside inside the closed सरफेस। अगर 5 टोटल 0 है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर में 0 चार्ज होगा, और यहां से हम लोग ये बोल पा रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस entering in closed surface equals to the number of field lines exiting the closed surface। समझ आया कि जितना फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है। तो किसी क्लोज सरफेस से जितना फील्ड लाइंस इंटर किया, अगर उतना ही फील्ड लाइंस बाहर आ गया, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0। देखिए आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, उस एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर होगा आपको। मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट रखता हूँ, और ये क्यू नॉट से ऐसे मैं टेंजेंट इस क्लोज सरफेस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इस क्लोज सरफेस पे, क्लोज सरफेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, देखिए ये जो दो बाउंड्री मैंने ड्रॉ किया, फील्ड, एक फील्ड इधर एक फील्ड, इसको इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्लोज सरफेस है। यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज लिए हैं, ये क्यू नॉट चार्ज से जो फील्ड हुआ वो एक फील्ड इसको टेंजेंट करते हुए इधर पास किया, दूसरा फील्ड इधर पास किया। अब इनके बीच में जो भी फील्ड लाइंस तुम ड्रॉ करोगे, जितने भी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे, वो इधर साइड से इंटर करेगा और दूसरे साइड से डेफिनेटली वो एग्जिट कर जाएगा। दूसरे साइड से अगर वो डेफिनेटली एग्जिट कर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ हम लोग कहेंगे कि जितना फील्ड लाइंस इधर से इंटर किया उतना ही फील्ड लाइंस इधर से एग्जिट हो गया। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के थ्रू इस क्यू नॉट की वजह से, ध्यान दीजिए, इस क्लोज सरफेस के थ्रू इस क्यू नॉट की वजह से फ्लक्स 0 होगा। मतलब यहां से तुम अपने माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि अगर क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज है, तो बाहर वाला चार्ज उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 देगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज है क्यू नॉट, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? क्यू नॉट की वजह से 0 होगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, flux through the closed surface due to Q naught will be 0. Flux through the closed surface due to Q naught will be 0. It is very important. आप सब लोगों को इसको ध्यान रखना है, आपको ये क्लियर रहना चाहिए। आप लोग नोट करिए, तक मैं इधर इसको हटा रहा हूं और मैं इस पे एक दो इलस्ट्रेशन कराता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारा फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो एक क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर में बोल रहा हूं, क्लोज्ड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस r है, ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है। इसका ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है और ये डिस्टेंस d दिया है। दिस d इज टेंडिंग टू 0। दिस इज व्हाट?
क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये क्लोज हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसके ऊपर में एक क्यू नॉट चार्ज रखे हैं और ये डिस्टेंस डी दिया है, ये डी टेंडिंग टू 0 है। फाइंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q naught through first flat surface, second curved surface, and third total flux. ठीक है, total flux through the hemisphere, ठीक है। तो क्लोज हेमिस्फीयर सरफेस, क्लोज हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसके ऊपर में क्यू नॉट चार्ज रखे हैं। इस क्यू नॉट की वजह से इसके कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा, फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा और टोटल कितना फ्लक्स बनेगा। तो आप लोग बड़े आराम से थर्ड का आंसर तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अगर आप थर्ड का आंसर की बात करें तो डी टेंडिंग टू 0 दिया है। डी टेंडिंग टू 0 देने का मतलब है कि ये चार्ज क्यू नॉट जो है इस क्लोज सरफेस से जस्ट आउटसाइड में है। अगर ये क्यू नॉट इस क्लोज सरफेस के जस्ट आउटसाइड में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वाला केस आ गया। अगर ऐसा वाला केस आ गया इसका मतलब फाई टोटल कितना होगा बच्चों? तो फाई टोटल इट विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जस्ट आउटसाइड में है, तो क्यू नॉट की वजह से इस क्लोज्ड हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब मैं इसमें तुम्हें बताता हूं कि फर्स्ट वाला पार्ट कैसे होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या पूछा है? पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अगर इसको ध्यान देंगे तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है, उसके एक्सिस पे अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से उस सर्कुलर सेक्शन के थ्रू फ्लक्स कितना बनेगा? तो कितना बनता है? फॉर्मूला क्या है इसका? Q नॉट बाई 2 इप्सिलॉन टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर इसको आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये R है और ये भी R, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये R रेडियस, देखिए ये R और ये R, मतलब यहां से अगर इसको ऐसे मिलाए हैं तो ये वाला एंगल तो 45 डिग्री होगा ना। तो इस फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स आप लिख सकते हैं, फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इक्वल्स टू Q नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। और इसको अब आप यहाँ पे लिखते हैं अगर, तो फाई थ्रू द फ्लैट सरफेस इक्वल्स Q नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 डिग्री। That means Q नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। और यहाँ पे ये प्लस साइन होगा, ये प्लस साइन होगा। क्यों प्लस साइन होगा? तो इसका रीजन ये है कि इस फ्लैट सरफेस से तो फील्ड लाइंस बाहर ही आएगा ना, इस फ्लैट सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर आएगा तो एग्जिटिंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये टोटल पॉजिटिव रहेगा फ्लैट सरफेस। अब कर्व सरफेस के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है फाई टोटल 0 है, फाई टोटल में है कर्व प्लस फाई थ्रू द फ्लैट इक्वल्स टू 0। तो फाई थ्रू द कर्व सरफेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई थ्रू द फ्लैट सरफेस। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? Q नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें चार्ज आउटसाइड में था इसलिए पहले से पता था टोटल फ्लक्स 0 होगा। और यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस के थ्रू कैसे फाइंड आउट किए? तो इसके लिए हम लोग लास्ट जो थ्योरी पढ़े थे उसमें एक इलस्ट्रेशन कराए थे कि सर्कुलर सेक्शन के एक्सिस पे कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से फील्ड, उस चार्ज की वजह से उस सेक्शन से कितना फ्लक्स बनेगा, तो उसको हमने यूज कर लिया और वहां बताया भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह वो यूज होता है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो नोट अगर कर लिए हैं तो मैं एक एग्जाम्पल और करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हो गया कि इसी हेमिस्फीयर को उल्टा कर दीजिए। अगर इसी हेमिस्फीयर को आप उल्टा कर देंगे तो यहां से क्या है, यहां से ये डी डिस्टेंस डी टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे चार्ज क्या है? Q नॉट। और ये क्या है? क्लोज्ड हेमिस्फीयर है।
क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ठीक है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट वाला लिख लेते हैं फ्लैट सरफेस, सेकेंड लिख लेते हैं कर्व सरफेस और थर्ड लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द हेमिस्फीयर ऑफ। हाँ, तो सेकेंड के हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। इसके लिए हम लोग क्लियरिटी से देख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स तो अगेन जीरो है, क्योंकि ये क्यू नॉट क्या है, इस क्लोज सरफेस के बाहर है, तो क्यू नॉट की वजह से क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो बनेगा। अब क्यू नॉट की वजह से टोटल फ्लक्स जीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्लैट सरफेस से तो माइनस आएगा, क्योंकि इंट्री फ्लक्स है, इंटर करेगा फील्ड लाइंस, तो माइनस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कैसे, तो थीटा को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। थीटा को अगर यहां से देखें तो cos थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब थीटा 90 है, रख दिए इसको, और इतना आ गया आपको माइनस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन फ्लैट सरफेस के थ्रू, कर्व सरफेस के थ्रू प्लस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन।